बच्चों, आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस के स्टैटिक जीके सेशन नंबर 11 में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोगों ने पिछले सेशन में देखा सेशन नंबर 10, और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि अब हम लोग रेगुलर भी रहेंगे और बहुत सारा आपके लिए सेशन भी रेगुलर लेकर आते रहेंगे। और साथ में हम लोग का एक और सेशन चलता है, वो कौन सा, महासंग्राम बैच, जिसमें हम मैथ का 20 प्रश्न, जी हाँ, सारे मैथ के जितने भी चैप्टर हैं, अलग अलग चैप्टर से, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री का हो, चाहे हाइट एंड डिस्टेंस का हो, चाहे आपका मेंसुरेशन का हो, चाहे आपका सीआई का हो, तो हर चैप्टर मिलाकर 20 क्वेश्चंस होते हैं जिनका मैं सॉल्यूशन भी बताता हूँ और उसका कंसेप्ट भी समझाता हूँ। तो उसका भी एक अलग से हम लोग का वीडियो का सेशन चलता है, आप उसको भी देखें, क्योंकि वो आपके जीडी के एग्जामिनेशन में, बीएसएससी के एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। साथ में ये तो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ही। तो इस इम्पॉर्टेंट सेशन की शुरुआत के लिए मैं सालू मिस को बुलाना चाहता हूँ। मिस, आप यहाँ आए और एक इम्पॉर्टेंट सेशन की शुरुआत करें। तो चलिए देखते हैं आज का सेशन नंबर 11 और आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है। राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत किस सल्तनत कालीन शासक ने 24 कष्टदायक कर को समाप्त कर केवल 4 कर लगवाए। मतलब क्या बोल रहा है, 24 टैक्स कहाँ से आया? तो 24 प्रकार के टैक्स पुराने वाले शासक के द्वारा पीछे से चलते आ रहे थे, उन सारे में से 24 में जो था उसको जो यूजलेस था उसको हटाया और उसमें से 4 प्रकार के टैक्स को रहने दिया। ऐसा काम कौन किया? तो काम किया दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का एक शासक, जिसका नाम क्या था, FST, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, यह काम किसके द्वारा किया गया? तो तुगलक वंश के शासक, यहाँ पे दिखेंगे आप, तुगलक, ठीक है, तुगलक वंश के शासक जिसका नाम क्या था? तो इसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। तुगलक वंश के शासक, तुगलक वंश के शासक, ठीक है, जिसका नाम क्या था? फिरोज शाह तुगलक। शॉर्ट में लोग कहते हैं FST। फिरोज शाह तुगलक कब से कब तक शासन किया? तो 1351 से लेकर के 1388 तक ये शासन किया और बहुत सारे टैक्स को इसने ख़त्म किया। कितने प्रकार का टैक्स चल रहा था? 24 प्रकार का टैक्स ख़त्म कर रहा था, मतलब ख़त्म किया, और इसमें से 4 प्रकार के टैक्स को रहने दिया। कौन कौन सा टैक्स रहने दिया? तो ये रहने दिया खराज, एक प्रकार का टैक्स था, खुम्स को रहने दिया, और किसको रहने दिया? जजिया को रहने दिया, और किसको रहने दिया? और जकात को रहने दिया। 4 प्रकार के टैक्स का इम्प्लीमेंट किया और बाकी सारे टैक्सों का ख़त्म कर दिया। खराज क्या था? तो एक प्रकार का लगान था। खुम्स क्या था? तो ये क्या होता था ना कि युद्ध वगैरह में जो धन लूटा होता था, ठीक है, लूटे हुए धन पर टैक्स, ठीक है। जजिया क्या होता था? तो ये गैर मुसलमान से लिया जाता था। किससे लिया जाता था? गैर मुसलमान से। और जकात किससे लिया जाता था? तो जकात लिया जाता था मुसलमान से, है ना। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये जो आप जजिया देख रहे हो, ये बहुत पहले से चलता आ रहा था। कब से चलता आ रहा था? तो 1712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम नाम का एक शासक आया था, जिसका नाम ही क्या था उसका? मोहम्मद बिन कासिम। ये बहुत सारे लोगों पर जजिया टैक्स लगाया, सिवाय एक समुदाय को छोड़ दिया, और उस समुदाय को ब्राह्मण कहा जाता था। लेकिन पहला शासक जो ब्राह्मण पर भी जजिया टैक्स लगाया वो कौन था? वो था आपका फिरोज शाह तुगलक, शॉर्ट में FST। फिरोज शाह तुगलक पहला शासक था जिसने ब्राह्मणों पर भी क्या किया? जजिया टैक्स लगाया। एक चीज़ और, इसने अशोक के 2 अभिलेख को, अशोक का 2 अभिलेख कौन कौन सा? तो एक टोपड़ा अभिलेख, स्तंभ लेख कह सकते हो, टोपड़ा स्तंभ लेख और मेरठ स्तंभ लेख, इसको उठवाया और कहाँ मंगवा लिया? तो दिल्ली में मंगवा लिया और अपने आसपास में लगवाया। तो आप याद रखना कि अशोक का टोपड़ा और मेरठ अभिलेख को दिल्ली कौन लगवाया? तो ये लगवाया फिरोज शाह तुगलक। जैसे ये मुस्लिम महिलाओं के लिए बहुत काम किया था। मुस्लिम महिलाएं, आप विधवाएं लिख सकते हो, विधवाएं, ठीक है, तथा कुंवारी लड़कियों के हेल्प के लिए, उनकी सहायता के लिए एक विभाग बनाया, और उस विभाग का क्या नाम था? तो दीवान ए खैरात, दीवान ए खैरात, ठीक है। आप याद रखना कि दीवान ए खैरात विभाग किसने बनवाया? फिरोज शाह तुगलक ने। किसके लिए? महिलाओं के लिए। दूसरा, इसके टाइम में पूरे दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा गुलाम या सबसे ज़्यादा दास किसके पास था? तो फिरोज शाह तुगलक के पास था।
लगभग कितना था, तो 1,80,000, 1,80,000 इसके पास लगभग गुलाम था। और इतना ज़्यादा गुलाम हो गया कि इसके लिए इसको विभाग बनवाना पड़ा, एक पोर्टफोलियो बनाना पड़ा इसके लिए। और इसका नाम क्या रखा गया इस विभाग का, तो इस विभाग का नाम रखा गया दीवान ए बंदगान, दीवान ए बंदगान, दीवान ए बंदगान। दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक नहर कौन बनवाया, सर्वाधिक नहर कौन बनवाया, तो ये भी बनवाया फिरोज शाह तुगलक। जबकि नहर बनवाने की शुरुआत कौन की थी, दो टाइप का क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा नहर कौन बनवाया, फिरोज शाह तुगलक। नहर बनवाना शुरू कौन करवाया, तो वो करवाया था गयासुद्दीन तुगलक। कौन किया था, गयासुद्दीन तुगलक, जो था कौन, तो ये तुगलक वंश का संस्थापक था। ठीक है, एक चीज और, दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक शहर की स्थापना किसने करवाई, तो ये करवाया फिरोज शाह तुगलक। जैसे आप नाम जानते होंगे कुछ कुछ शहर का नाम, जौनपुर, जौनपुर हुआ, हिसार हुआ, फिरोजाबाद हुआ, जैसे बहुत सारे शहर का स्थापना कौन करवाया, तो ये कौन करवाया, फिरोज शाह तुगलक, है ना। कब से कब तक शासन किया, 1351 से लेकर के 1388 तक। और हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 4 प्रकार का टैक्स कौन लगाया था, तो ये लगाया था फिरोज शाह तुगलक, है ना। तुगलक वंश का शासक था। तुगलक वंश के बारे में आप ये भी याद रखोगे कि पूरे दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा टाइम तक शासन किस वंश ने किया, तुगलक वंश ने किया। ठीक है, चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिएगा, नेशनल कैडेट कोड की स्थापना कब हुई। मेनली लोग इसका शॉर्ट फॉर्म के नाम से ही ज़्यादा जाना जाता है, ये NCC क्या बोलते हैं, नेशनल कैडेट कोड। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1948 में। इसका काम क्या होता है, तो देखो ऐसे तो भारत में बहुत सारे सेनाएं हैं, वायुसेना, जल सेना, थल सेना, बहुत कुछ। लेकिन अगर कभी इस टाइप का सिचुएशन बन जाए कि इससे भी काम ना चले, तब क्या किया जाता है कि भारत में लड़कों और लड़कियों, ठीक है आप लिख सकते हो, युवक और युवतियों को भी सेना का प्रशिक्षण दिया जाता है। युवक और युवतियों को क्या दिया जाता है, तो सेना का प्रशिक्षण, सेना का प्रशिक्षण देकर के रखा जाता है, ताकि अगर कभी अंतिम रूप से भी लोगों की जरूरत पड़े तो इन लोग को बुलाया जाएगा। मतलब किन लोग को बुलाया जाएगा, NCC वाले को बुलाया जाएगा। किसके लिए, तो देश की रक्षा करने के लिए, देश की रक्षा करने के लिए, है ना। आप देखते होंगे कि इंटर के टाइम के बाद क्या होता है, तो लोगों से NCC करवाया जाता है। ठीक है, इसका आदर्श वाक्य कभी कभी पूछ लेता है कि NCC का आदर्श वाक्य क्या होगा, तो क्या हो जाता है, एकता और अनुशासन। ठीक है, एकता और अनुशासन, एकता और अनुशासन। ठीक है, क्वेश्चन बनते हैं कि स्थापना कब हुई थी। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा 1948। जैसे 65 कुछ रिलेट कर पा रहे हो, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा BSF की स्थापना, मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। जैसे 1835 भारत का सबसे पुराना सेना का स्थापना कब हुआ था, 1835 में। टाइम देख रहे हो, अंग्रेज का टाइम चल रहा था। किस चीज़ का स्थापना हुआ था, तो आज के टाइम में ये जाना जाता है असम राइफल्स के नाम से, असम राइफल्स। लेकिन उस समय इस नाम से नहीं जाना जाता था। 1835 में इसे कछाड़ लेवी कहा जाता था, कछाड़ लेवी। ठीक है, इसका उपनाम क्या है, तो इसे पूर्वोत्तर का प्रहरी कहा जाता है, पूर्वोत्तर का प्रहरी, पूर्वोत्तर का प्रहरी, या पर्वतीय लोगों का मित्र भी कहा जाता है, पर्वतीय लोगों का मित्र। ठीक है, कहाँ पे ये होता है तैनात, तो भारत चीन, भारत पाकिस्तान, भारत म्यांमार वाली सीमा पे ये असम राइफल्स को तैनात किया जाता है। अगर आपसे असम राइफल्स का मुख्यालय पूछ लेता है, तो ये कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा शिलोंग में। कहाँ हो जाएगा, शिलोंग में। जैसे 1969 इस समय किसका स्थापना किया गया, CISF। ठीक है, क्या हो जाएगा, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, यहाँ पे हम लोग 2-4 फोर्स के बारे में देखें कि स्थापना कब की गई थी, है ना। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ओरीविले आश्रम की स्थापना किसने की, ओरीविले आश्रम जो है कहाँ, तो यह है पुदुचेरी में। यहाँ पे देखते हैं हम लोग ओरीविले आश्रम की स्थापना किसने की, तो ये किया अरविंदो घोष के द्वारा।
ओडिविले आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये किया गया अरबिंदो घोष के द्वारा। जबकि यहाँ पर देखिएगा और भी कुछ दिया हुआ है, जैसे देखिएगा विनोबा भावे इनके द्वारा किस चीज़ का स्थापना किया गया था? कोई आंदोलन चलाया गया था इनके साथ, ठीक है। देश की आज़ादी के बाद कौन सा आंदोलन? तो हो जाएगा आपका कौन सा? भूदान आंदोलन। इसमें क्या करना था? तो लोगों को अपनी जमीन दान करनी थी और बहुत सारा जमीन आया था सरकार के पास उस समय। भूदान आंदोलन कब चलाया गया था? तो विनोबा भावे के द्वारा चलाया गया। वहीं पे देखिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर, R.N. टैगोर, इनके द्वारा विश्व भारती की स्थापना की गई थी। विश्व भारती की स्थापना किसके द्वारा की गई? क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, R.N. टैगोर के द्वारा, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। और बात करें बाबा आमटे, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह आनंद वन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो बाबा आमटे के द्वारा की गई थी, है ना। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में आप एक चीज और याद रखोगे, इनको विश्व कवि या कवि गुरु भी कहा जाता है, कवि गुरु। इन्होंने ही, R.N. टैगोर ने ही महात्मा गांधी को क्या कहा था? तो महात्मा कहा था पहली बार, है ना। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिएगा पंजाब हिमालय स्थित है। पंजाब हिमालय, आप एक चीज़ देखना, हिमालय का विभाजन बहुत तरीके से किया गया, उसमें से कुछ नदियों के नाम से भी प्रमुख है और क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में कि इस नदी के बीच के हिमालय को क्या कहा जाता है। तो देखिएगा हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा विभाजन करते हैं और सब एक ही जगह देख लेते हैं। जैसे मान लो कि ये नदी है, ठीक है, जैसे मान लो कि ये आपका नदी बह रहा है, ठीक है। जैसे देखिएगा ये भी नदी हो गया, बस एक ही लाइन में हम लोग यहाँ पे सारा बहुत कुछ देख लेंगे। जैसे देखिएगा ये नदी है, मान लो कि ये जो नदी बह रही है ये है सिंधु नदी, ठीक है, ये है आपकी सतलज नदी, ठीक है। इस टाइप से क्या हो रहा है? तो नदियों का विभाजन हो रहा है। ये हो जाएगी आपकी काली नदी, ठीक है, ये हो जाएगा आपका तीस्ता नदी और एक लास्ट वाला हो जाएगा दिहांग नदी। ये सारा क्या है? नदी। अब देखो, अब नदी के बेसिस पे विभाजन किया गया। जैसे आपसे क्वेश्चन करेगा सिंधु और सतलज के बीच की हिमालय को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है पंजाब हिमालय। सिंधु और सतलज नदी के बीच जो हिमालय का क्षेत्र पड़ता है उस हिमालय को क्या नाम दिया जाता है? तो पंजाब हिमालय। सतलज और काली नदी के बीच जो हिमालय पड़ता है इस हिमालयी क्षेत्र को क्या नाम दिया जाता है? तो कुमायूं हिमालय। क्या नाम दिया जाता है? कुमायूं हिमालय। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे काली और तीस्ता नदी के बीच का जो क्षेत्र है इस हिमालय को नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है, नेपाल हिमालय। और तीस्ता और दिहांग, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा हिमालय? तो ये हो जाएगा आपका असम हिमालय। क्या हो जाएगा? असम हिमालय, ठीक है। चलो मेरे से क्वेश्चन पूछा था पंजाब हिमालय, तो पंजाब हम लोग देखें सिंधु और सतलज के बीच का हिमालय क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका पंजाब हिमालय, सिंधु और सतलज। आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा सिंधु और सतलज के बीच के हिमालय को क्या कहा जाता है? पंजाब हिमालय। आगे आइएगा, देखिएगा किस व्यक्ति को लोक लेखा समिति के गाइड, मित्र एवं मार्गदर्शक कहा गया है? कौन कहा है? यह स्टेटमेंट किसका कहा गया है कि उक्त व्यक्ति लोक लेखा समिति का गाइड भी हो सकता है, मित्र भी है और मार्गदर्शक भी है? तो ये लाइन कहा गया है B.R. अम्बेडकर के द्वारा, भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। देखिएगा किसके बारे में कहा गया है तो देखिएगा CAG, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इसके बारे में क्या कहा गया है कि यह लोक लेखा समिति का क्या होगा? तो लोक लेखा समिति का हेल्पर होगा। जैसे देखिएगा CAG के बारे में, इसका चर्चा कहाँ किया गया? भाग 6 में। आर्टिकल आपसे ये पूछ देगा तो आर्टिकल क्या हो जाएगा? 148 से लेकर के 151 तक क्या है? तो CAG के बारे में चर्चा किया गया। जैसे हम लोग देख ही लेते हैं 148, 49, 50 और 51। 148 में क्या किया गया है? तो CAG के नियुक्ति तथा शपथ के बारे में बताया गया। 149 में CAG की शक्ति के बारे में बताया गया, शक्ति के बारे में। 150 में CAG के बारे में यह बताया गया, CAG के बारे में कि यह केंद्र और राज्य के अकाउंट्स का
अकाउंट्स पर नज़र रखेगा, ये बताया गया। और 151 में क्या कहा गया कि सीएजी अकाउंट्स पर नज़र रख के जो भी रिपोर्ट तैयार करेगा वो रिपोर्ट किसको देगा, तो रिपोर्ट किसको देगा, रिपोर्ट देगा राष्ट्रपति को, रिपोर्ट किसको देगा, राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति किसको देगा, तो ये जाकर किसको देगा, तो ये जाकर देगा संसद में, या फिर आप सदन कह सकते हो, है ना, सदन कह सकते हो। जैसे देखिएगा कि ये जो आपका सीएजी होता है इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, ठीक है। पद से कैसे हटाया जाएगा, तो जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, वैसे ही किसको हटाया जाएगा, तो सीएजी के पद को वैसे ही हटाया जाएगा। अगर एक बार सीएजी के पद पर कोई नियुक्त हो गया हो, तो वह कोई भी और नौकरी नहीं करेगा, तो वह बाद में रिटायर्ड होने के बाद कोई भी और पद धारण नहीं करेगा, बाद में रिटायर्ड होने के बाद कोई भी अन्य पद धारण नहीं करेगा। किसके बारे में कहा गया, तो ये कहा गया है सीएजी के बारे में, ठीक है। चलिए, कार्यकाल इनका क्या होता है, ये जो आपके सीएजी होते हैं, सीएजी साहब, इनका कार्यकाल क्या होता है, तो कार्यकाल होता है या तो इनका टेन्योर 6 वर्ष पूरा हो गया हो, 6 वर्ष, या फिर इनका खुद का उम्र कितना पूरा हो गया हो, 65 वर्ष, उस समय ये क्या हो जाएंगे, तो रिटायर हो जाएंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। यहाँ पे देखिएगा, न्यूलैंड के अष्टक नियम का सिद्धांत किस तत्व तक लागू होता है, किस एलिमेंट तक लागू होता है, कौन था न्यूलैंड। तो आज आप लोग जब पढ़ते होगे तो आवर्त सारणी पढ़ते हो ना मोजले का, तो उसी टाइप का बहुत सारा लोग जो था वो आवर्त सारणी बनाने का कोशिश कर रहा था। दुनिया में जितने भी तत्व पाए गए हैं सबको एक जगह पे रखने का कोशिश कर रहा था, उसी में से एक न्यूलैंड भी था। आइए हम लोग देखते हैं न्यूलैंड के बारे में। न्यूलैंड जो था, न्यूलैंड एक नियम दिया था जिसका नाम क्या था, अष्टक नियम। यहाँ पे देखिएगा, न्यूलैंड जो एक नियम दिया था, क्या नाम था इसका, अष्टक नियम, अष्टक नियम, ठीक है। इसका क्या कहना था, इसका कहना था कि प्रत्येक 8वें तत्व का परमाणु भार, या फिर आप कह सकते हो ना कि प्रत्येक 8वें तत्व का क्या हो जाएगा, तो गुणधर्म, ठीक है। प्रत्येक 8वें तत्व का परमाणु गुणधर्म, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, तो पहले 8वें के बराबर होगा, पहले 8वें के बराबर होगा। जैसे देखो 1 से लेकर के 7 तक चलते हैं, ठीक है। मान लो कि 1 से हम लोग काउंटिंग शुरू करते हैं तो 1 से 8 तक जाते हैं, तो जो 8वां नंबर एलिमेंट का जो भी क्वालिटी होगा, जो भी गुणधर्म होगा, वो किसके बराबर हो जाएगा, तो 1 के बराबर। आगे फिर हम लोग चलते चलते 16 पे पहुंचते हैं, तो 16वां एलिमेंट का जो भी गुणधर्म होगा, जो भी क्वालिटी होगा, किसके बराबर हो जाएगा, तो 8वें का बराबर। मतलब आप 8 का टेबल पढ़ सकते हो, ठीक है। ये टोटल कितने एलिमेंट खोजे थे, 56 एलिमेंट। यह टोटल कितना एलिमेंट खोजा था, 56 एलिमेंट। और क्या बोला था, 56 एलिमेंट ये खोजा था। और लास्ट कहाँ पे, इसका जो आवर्त सारणी था ये लास्ट कहाँ पे हो रहा था, तो लास्ट हो रहा था थोरियम पर। मतलब इसके आवर्त सारणी का सबसे लास्ट एलिमेंट कौन सा था, थोरियम। और ये क्या कहता था, ये कहता था कि भविष्य में और कोई भी एलिमेंट नहीं खो जाएगा, भविष्य में और कोई भी एलिमेंट नहीं खोजा जाएगा, इसका कहना था। इसका खुद का जो अष्टक नियम था, ये कहाँ तक लागू होता था, तो कैल्शियम तक लागू होता था, कैल्शियम तक। उसके बाद ये जो नियम बनाया था ना कि 1 से लेकर के 8 तक का, फिर 8वां का गुणधर्म बराबर हो जाएगा, फिर 16 तक चलेंगे तो 16 से 8वां का गुणधर्म बराबर होगा। ये इसका जो खुद का था ये कहाँ तक बराबर हो पा रहा था, कैल्शियम तक। इसके आगे का इसका जो रूल था 1 to 8, 8 to 16, 16 to 24, वो क्या कर रहा था, तो ये फुलफिल नहीं कर पा रहा था। आप यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा कि न्यूलैंड का अष्टक नियम का सिद्धांत किस तत्व तक लागू होता था, तो ये क्या हो जाएगा, कैल्शियम तक लागू होता था। टोटल कितने एलिमेंट ढूंढे थे, 56, ठीक है। और लास्ट कहाँ पे हो रहा था, तो लास्ट हो रहा था कहाँ पे, थोरियम पर, ठीक है। जैसे एक आदमी और था इसी टाइप का, उसका नाम था डोबे राइनर।
इसने क्या दिया था, इसने दिया था त्रिक नियम। किस त्रिक नियम? इसका क्या कहना था कि ये जो पहला एलिमेंट है और ये जो तीसरा एलिमेंट है, ये दोनों का जब परमाणु भार निकालोगे, ये दोनों के परमाणु भार का औसत, परमाणु भार का जो औसत आएगा, परमाणु भार का जो औसत आएगा वो किसके बराबर होगा? तो ये दूसरे वाले एलिमेंट के परमाणु भार के बराबर होगा। डोबेराइनर का क्या कहना था? डोबेराइनर का कहना था कि पहला वाला तत्व का परमाणु भार और तीसरा वाला तत्व का परमाणु भार का जब आप औसत निकालोगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा? तो ये दूसरे वाले एलिमेंट के परमाणु भार के बराबर होगा। कुछ कहीं तक फुलफिल भी किया। जैसे देखो आप 1 और 3 का निकालोगे जब औसत तो कितना आ जाएगा? 3 1 4 2, ठीक है, 2 आएगा और देखो 2 यहाँ पे आ भी जाएगा। तो कहीं कहीं तक इसका फुलफिल किया, उसके बाद इसका भी फुलफिल नहीं किया। लास्टली जो हम लोग अभी पढ़ते हैं वो किसका पढ़ते हैं? मोज़ले का आवर्त सारणी पढ़ते हैं, जो बहुत ही अच्छे से बनाया। यहाँ तक कि अपने आवर्त सारणी में कुछ जगह भी फिल में छोड़ दिया कि इन फ्यूचर और भी एलिमेंट खोजे जाएंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे इसका आंसर क्या हम लोग देख लिए, तो ये हो गया आपका कैल्शियम, है ना। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिएगा, हृदय के धड़कन को नियंत्रित करने वाले हार्मोन कौन से हैं? कल ही हम लोग हृदय वाला थोड़ा सा क्वेश्चन देखे थे, आज हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जो हृदय का जो धड़कन होता है, ठीक है, जो हार्ट बीट होता है, 1 मिनट में कितना बार होता है? तो 1 मिनट में होता है, ये होता है 72 टाइम्स, 72 टाइम्स। और जो हार्ट बीट होता है, ठीक है, हार्ट बीट का जो रियल साउंड होता है, हार्ट बीट जो होता है इसका जो रियल साउंड होता है, ये किस टाइप का होता है? जो धक धक टाइप का सुनाई पड़ता है वो रियल में लबडब टाइप का साउंड होता है। ठीक है, जो स्टेथोस्कोप लगाने के बाद सुनाई पड़ता है कौन सा साउंड? लबडब। ठीक है, जो आदमी को लगता है कि वो धक धक कर रहा है, वो क्या होता है? तो वो हार्ट पंप हो रहा होता है और ब्लड को क्या करता है? तो पूरे बॉडी में फ्लो करवा रहा होता है, वही होता है उसका पंपिंग रेशियो। आगे देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन किया है कि हृदय के धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है। कल ही हम लोग देखे थे हार्मोन क्या करता है, तो एक ये केमिकल मैसेंजर का काम करता है। कौन? तो ये हार्मोन हमारे बॉडी में बहुत सारी क्रियाएं इसके द्वारा होती है। यह अंतःस्रावी ग्रंथि से सिक्रेट होता है। किससे? तो अंतःस्रावी ग्रंथि से, अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन क्या होता है? सिक्रेट होता है, हमारे बॉडी के हर एक पार्ट, हर एक ऑर्गन में पहुंचता है। जैसे अगर कोई इंसान खुश है, कोई रो रहा है, कोई गुस्सा है, कुछ भी है, उसका एकमात्र रीजन क्या होता है? तो ये होता है हार्मोन। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है हृदय को नियंत्रित करने वाला, हृदय के धड़कन को नियंत्रित करने वाला। तो ये 2 तरह का हार्मोन होता है, एक होता है थायरॉक्सिन हार्मोन और एक होता है आपका एड्रीनलिन हार्मोन। एड्रीनलिन हार्मोन ये क्या करता है? तो हार्ट बीट को क्या करता है? तो रेगुलेट करता है। एड्रीनलिन हार्मोन को उड़ो लड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। आप याद रखना, उड़ो लड़ो हार्मोन, उड़ो लड़ो हार्मोन, हार्मोन। ठीक है, जैसे रिसेंटली हम लोग देखे थे कि जो कॉकरोच का जो हृदय होता है, कॉकरोच का जो हार्ट होता है, कितने चैम्बर में बटा होता है? 13 चैम्बर में। हमारा जो होता है, हम लोग किस में आते हैं? तो हम लोग आते हैं मैमल्स में। मैमल्स का चैम्बर 4 में बटा होता है। जैसे देखना बर्ड्स का जो आपका हार्ट होता है कितने में बटा होता है? तो 4 में बटा होता है। जैसे एम्फीबियन देखे थे, एम्फीबियन, और क्या देखे थे साथ में एम्फीबियन के? रेप्टाइल्स, है ना, रेप्टाइल्स। इसका जो चैम्बर होता है ये कितने भाग में बटा होता है? 3 भाग में। 3 भाग में कैसे बटता है? मान लो कि ये आपका हार्ट है तो इस टाइप का बटा होता है। ठीक है, इस टाइप का। ये क्या हो गया? ये तो 4, हाँ ये हो गया 3। देखो 1 2 3। और अगर हमारा बनाना होगा तो इस टाइप से कर देंगे, तो क्या हो गया? 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल, है ना। चलो आ जाओ, यहाँ पे हो गया ऑप्शन नंबर सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिएगा, शक्ति 98 योजना की सफलता का श्रेय किन्हें जाता है? पहले तो ये बताओ शक्ति 98 है क्या? तो ये है परमाणु परीक्षण। हम लोग जानते हैं कि भारत बहुत ही दबाव के बाद क्या कर पाया था? परमाणु परीक्षण किया था। 2 बार हुआ था। आइएगा देखिएगा कब कब हुआ था। तो एक हुआ था आपका पहला परमाणु परीक्षण और एक हुआ था आपका दूसरा। ठीक है, जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था इसका कोड नेम क्या था? तो इसका था स्माइलिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, और जो दूसरा वाला था इसी को क्या कहा गया? तो इसे कहा गया था शक्ति 98, शक्ति 98। ठीक है, जो पहला वाला हुआ था ये कब हुआ था? तो 18 मई 1974 को। और दूसरा वाला जो हुआ था ये कब हुआ था? 13 मई 1998 को। ठीक है, ये क्या हुआ था? तो भारत में परमाणु परीक्षण हुआ था। क्वेश्चन किया गया कि शक्ति 98 मतलब ये वाला, है ना, शक्ति 98 योजना की सफलता का श्रेय किसे जाता है? तो 3 बहुत बड़े आदमी थे उसमें। एक थे आर चिदम्बरम, एक थे
APJ अब्दुल कलाम और एक थे अनिल काकोदकर। इन्हीं तीनों की अध्यक्षता में शक्ति 98 का प्रयोजन किया गया था और काफ़ी सक्सेसफुल भी रहा था। APJ अब्दुल कलाम कौन थे? तो ये भारत के उस समय राष्ट्रपति थे, मतलब हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे थे APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, आर चिदम्बरम, APJ अब्दुल कलाम और अनिल काकोदकर। ना आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, देखिएगा। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंटार्कटिका में भारत का पहला शोध केंद्र कहाँ था? जैसा कि हम लोग को पता है अंटार्कटिका, इसको तैरता हुआ महाद्वीप भी कहा जाता है। तैरता हुआ महाद्वीप क्यों? क्योंकि देखो ये फुल्ली बर्फ से बना हुआ है, तो बर्फ क्या होता है, कभी पिघलता है थोड़ा सा, कभी फिर से बढ़ता है, तो क्या होता है कि ये मोशन में रहता है। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि यहाँ पे इतना ज़्यादा बर्फ है कि लोग यहाँ पे नहीं रहते हैं, तो यहाँ पे क्या बनाया जाता है? तो यहाँ पे बनाया जाता है आपका शोध केंद्र। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत ही बनाया, बहुत सारे कंट्री बनाए हैं, भारत भी बनाया। अगर बात करें भारत पहली बार अंटार्कटिका में जाने का कोशिश कब किया, तो ये किया था 1981-82 में। भारत पहली बार अंटार्कटिका में जाने का पहला प्रयास कब किया? 1981-82 में। भारत ने यहाँ पे बहुत सारे शोध केंद्र बनाए, जिसमें दक्षिण गंगोत्री नाम आता है, दक्षिण गंगोत्री, ठीक है, मैत्री नाम आता है और भारती नाम आता है। ठीक है, भारती नाम आता है। क्वेश्चन भी यही था, अंटार्कटिका में भारत का पहला शोध केंद्र कौन सा था? तो पहला था आपका दक्षिण गंगोत्री, जो अब क्या हो गया है, तो अब नष्ट हो चुका है। ठीक है, अब नष्ट हो चुका है, अब यहाँ काम नहीं होता है। ठीक है, काम कहाँ होता है? तो भारती में होता है और मैत्री में होता है। ये है क्या? तो ये संशोधन केंद्र है, वहाँ पे बैठ के दवाई वगैरह बनाया जाता है। आप देखना दवा वाले दुकान वाले के पास फ्रिज भी होता है, वो फ्रिज में दवा रखता है। तो बहुत सारे दवा ऐसे हैं जो गर्म जगह पे नहीं रखाता है, ठंड जगह पे रखाता है, और वहाँ पे क्या होता है कि दवा वगैरह बनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से कब निकाला गया? देखो ऐसा नहीं है कि प्लूटो को सौरमंडल से उठाया गया, उठा के हटा दिया गया, ऐसा कुछ नहीं है। हुआ क्या कि पहले 9 प्लैनेट गिना जाता था, अभी कितने प्लैनेट हैं? 8। पहले 9 गिना जाता था, एक लास्ट वाला प्लूटो भी था। ठीक है, एक लास्ट वाला प्लूटो भी था, लेकिन आगे जाके जो साइंटिस्ट लोग, जो वैज्ञानिक लोग इसको भी गिनते थे कि ये भी प्लैनेट है, अब इसको गिनना बंद कर दिए। अब यहाँ तक जो 8वां आ रहा था यहीं तक काउंट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसको उठा के हटा दिया गया। अभी इसका नाम भी चेंज कर दिया गया। नाम क्या कर दिया गया? 1,34,340, मतलब इसको एक कोड दे दिया गया। यहाँ तक कि इसे नाम भी छीन लिया गया। इसको पहले प्लूटो या फिर हिंदी में यम भी कहा जाता था। ठीक है, कब इसका जो प्लैनेट वाला नाम था ये कब छीन लिया गया? तो ये छीना गया 2006 में। ठीक है, 2006 में IAU मतलब इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसके द्वारा क्या किया गया? तो 26वीं महासभा इसका चल रहा था। ठीक है, 26वीं महासभा एक तरह का मीटिंग होता था। इसमें क्या किया गया? बताया गया कि जो प्लूटो है ये रियल टाइप से ये सारे ग्रहों के जैसा क्या कर रहा था, फुलफिल नहीं कर पा रहा था नियम को, इसीलिए इससे क्या किया गया कि ग्रह का श्रेणी से इसको हटा दिया गया, इसको एक कोड नेम दे दिया गया, बोला कि अब ये प्लूटो, अब ये प्लैनेट के नाम से नहीं जाना जाएगा। कब छीना गया? 2006 में। ठीक है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का 26वीं महासभा चल रहा था तब। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था एक बार MTS में, पूछा गया था कि प्लूटो के जो बाहर जो बेल्ट है, प्लूटो के बाहर के बेल्ट को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है क्यूपर बेल्ट। ठीक है, क्यूपर बेल्ट। जैसे आप एक और बेल्ट का नाम सुने होंगे, एस्टेरॉयड बेल्ट। ठीक है, ये होता है मंगल और ये होता है बृहस्पति, और यहाँ पे एक बेल्ट है और इस बेल्ट का नाम क्या है? तो इस बेल्ट का नाम है एस्टेरॉयड बेल्ट, एस्टेरॉयड बेल्ट। ठीक है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है, क्यूपर बेल्ट वाला रिसेंटली MTS में बना था। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम लोग देख लिए ऑप्शन नंबर बी 2006 और प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिए गए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर ऐसे ही 10 क्वेश्चन के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।